अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर अरकम। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हम अपनी पिछली वीडियो लेक्चर के अंदर जो चीज़ डिस्कस कर रहे थे वो हमारे पास एक चैप्टर था, दैट इज़ किंगडम एनिमेलिया। और उस किंगडम एनिमेलिया को हम पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर रहे थे। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर बच्चों हम किंगडम एनिमेलिया के आगे के लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास जो है वो लेक्चर 7 आता है। और इस लेक्चर 7 को हम आगे से डिस्कस करेंगे और फाइलम्स को हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। देखिए बच्चों, जब हम लेक्चर 7 की बात कर रहे हैं तो इस लेक्चर 7 की बात करते वक्त ये बात बताई जा रही है कि हमारे पास हमने पिछली क्लास के अंदर फाइलम नेमाटोड्स पढ़ा था, जिसको आप फाइलम निमेंथीलीमेंथीस कहते थे, और फिर फाइलम एसिलीमेंथीस भी उसे कहा जाता था। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इन तमाम फाइलम्स के बारे में, यानी बेसिक फाइलम नेमाटोड्स के बारे में हमने पिछली क्लासेस के अंदर डिस्कस किया था। और उससे पहले हम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस को डिस्कस करते आए थे। उससे पहले हमने फाइलम निडेरिया डिस्कस किया था। उससे पहले हमने फाइलम पॉरीफेरा डिस्कस किया था। और फिर हमने कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ किंगडम एनिमेलियास को डिस्कस किए थे, जो आगे चल के हमारे पास हर फाइलम्स के अंदर आएंगे। रही बात यह कि हम जिन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के बाद जो बातें आपके सामने बच्चों मैं शेयर कर रहा हूँ वो दरअसल क्या है, वो दरअसल ये है कि हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसमें एक और फाइलम हमारे पास आ जाता है। वो फाइलम है हमारे पास जिसका नाम है फाइलम एनिलिड्स। तो देखो बच्चों, अगर हम फाइलम एनिलिड्स की बात कर रहे हैं तो इसको अभी डिस्कस करेंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता हम इस चैप्टर की एंडिंग की तरफ हैं। अब हम आज की क्लास में फाइलम एनिलिड्स पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि फाइलम मोलस्का भी आज की क्लास के अंदर ही पढ़ लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमारे पास सिर्फ फाइलम ऑर्थ्रोपोड्स बचा हुआ हो। और क्या बचा हुआ हो? और हमारे पास बचा हुआ हो फाइलम क्या नाम है, जिसका नाम है निडेरिया, कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स को बेसिक हम डिस्कस करेंगे। और कॉर्डेट्स एक बड़ा फाइलम है और इससे बहुत सारे सवाल भी बनते हैं। रही बात फाइलम एनिलिड्स की, तो बच्चों अगर मैं फाइलम एनिलिड्स की बात कर रहा हूँ आज की क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। तो इस क्लास को डिस्कस करते वक्त मैंने ये बात की कि हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, क्या हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे पास एक और फाइलम, दैट इज़ फाइलम एनिलिडा। ठीक है ना, ये हमारे पास है फाइलम एनिलिडा। तो अगर डिस्कस किया गया कि व्हाट इज़ फाइलम एनिलिडा और इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं। देखिए बच्चों, एक बात याद रखिएगा, मैं पहले भी आपको बताता आया हूँ और आज की क्लास के अंदर भी ये बात दोबारा बताऊँगा कि देखें, जब भी कभी मैं फाइलम एनिलिड्स की बात करता हूँ तो इस फाइलम एनिलिड्स की बात करते वक्त कुछ बातें बताई जाती हैं। वो क्या बताई जाती हैं उसको एक दफ़ा हम डिस्कस कर रहे थे। जब भी कभी हम फाइलम एनिलिड्स की बात करते हैं तो फाइलम एनिलिड्स की बात करते वक्त ये पॉइंट हमारे पास सामने आता है कि देखें, आपको फाइलम को डिस्कस करते वक्त आपके दिमाग में फाइलम्स के जो है वो एनिमल्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके माइंड में एनिमल्स होंगे तो ही आप फाइलम को अच्छी तरीके से इलेबोरेट कर सकेंगे, अच्छी तरीके से समझ के पढ़ सकेंगे। तो कहने का मतलब ये होता है कि हमारे पास मौजूद है फाइलम एनिलिड्स। और आप सब ये बात जानते हैं कि फाइलम एनिलिड्स के जो बेसिक एग्जाम्पल होती हैं वो क्या होती हैं। तो इसकी एग्जाम्पल को अपने दिमाग में रखते हुए इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को मेरा बच्चा हम डिस्कस करेंगे। देखिए, एक बात मैं आपको ये बात समझाता चलूँ कि बहुत सारे लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अलग अलग एक्सपेक्ट होता है। उन तमाम बातों को डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बात ये होती है कि हर कोई अलग अलग एक्सपेक्ट से पढ़ रहा होता है। मैं लेकिन जो पढ़ता भी और जब पढ़ाता भी हूँ तो वो इसी तरीके से पढ़ाता हूँ कि जब फाइलम की एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में बैठी हुई होंगी तो आप उस एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को दिमाग में रखते हुए आप पूरा का पूरा फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स लिखने की काबिलियत रख सकेंगे। तो ये चक्कर है, थोड़ी सी हमें एक्सेलेंट स्टडी करनी है और किस तरीके से हमें चीज़ों को डिस्कस करना है उसको एक दफ़ा समझते हैं। बच्चों देखिएगा, ये हमारे पास अगर मैं फाइलम एनिलिडा की बात करता हूँ तो फाइलम एनिलिडा की एग्जाम्पल पहले आपके सामने होनी चाहिए। देखिए बच्चों, इसकी जो हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है ना, फाइलम एनिलिडा की एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल में बच्चों हमारे पास आ जाता है अर्थवर्म। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास कौन आ जाता है बच्चों? इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है अर्थवर्म।
अब ये तो आपने चलें बात कर दी कि भाई ये हमारे पास अर्थवर्म। अर्थवर्म के बारे में ये कहा जाता है कि अर्थवर्म जो होता है बच्चों, ये इसको एक और नाम दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द सेगमेंटेड वर्म। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ अर्थवर्म, तो अर्थवर्म की डेफिनेशन में मेरा बच्चा ये बताया जाता है कि अर्थवर्म इज़ डिफाइंड एज सेगमेंटेड वर्म। सेगमेंटेड वर्म का मतलब होता है कि इसकी बॉडी सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड होती है, इसकी बॉडी में सेगमेंट्स मौजूद होते हैं, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सेगमेंटेड वर्म। ठीक है, हो गया। अच्छा, जब बच्चों मैंने ये बात कही कि ये हमारे पास जो है वो सेगमेंटेड वर्म है, तो सेगमेंटेड वर्म के बारे में कहा जाता है, तो इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना, ये कहा जाता है मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर ये होता है किसमें बच्चों, ये फाइलम एनिलिड्स के अंदर पाया जाता है। तो जब हमने ये बात कर ली कि फाइलम एनिलिड्स के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं कि भाई ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, सही है, और इनके पास क्या होता है, रिंग शेप रिंग होते हैं इनके पास, सही है, यानी आपने कह दिया कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है इनके पास, इसीलिए इनको कहा जाता है कि इनकी बॉडी में सेगमेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या बताया जाता है, अच्छा यहाँ पे होता कुछ इस तरीके से कि ये जो रिंग्स होते हैं मेरा बच्चा, यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरीके से आपको दिखाऊं कि मैं अगर यहाँ बात करूँ रिंग्स की, ठीक है, तो रिंग्स किस तरीके से होते हैं, देखें ऊपर से अगर मैं इनको देखूँ तो एक रिंग ये रहा, इसी के पीछे दूसरा रिंग, फिर ये तीसरा रिंग, ये तो मैं दिखा हाफ हाफ करके रहा हूँ आप, ठीक है, ये होते हैं फुल हैं पूरे, ठीक है, तो ये कहा जाता है। और ये रिंग जो है, अगर मैं इन रिंग्स की बात करूँ तो बच्चों जो रिंग्स हैं, ये रिंग्स आपको एक्सटर्नली भी मिलेंगे और ये रिंग्स आपको इंटरनली भी मिलेंगे। तो ये जो रिंग्स हैं, ये रिंग्स आपको एक्सटर्नली भी मिलते हैं और ये रिंग्स आपको इंटरनली भी मिलेंगे। ठीक हो गया। तो हम ये बात कर रहे हैं कि रिंग्स आपको एक्सटर्नली भी मिलते हैं और रिंग्स आपको इंटरनली भी मिलेंगे। ठीक है, बोथ टाइप रिंग्स होते हैं, बाहर भी अंदर भी। इसीलिए ऐसे सेगमेंटेशन को नाम दिया जाता है मेरा बच्चा मेटामेरिकली सेगमेंटेशन। मेटामेरिकली सेगमेंटेड। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय मेटामेरिकली सेगमेंटेड, तो आप बताएंगे कि इसके अंदर एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल रिंग्स मौजूद होते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड मेटामेरिकली सेगमेंटेड। ठीक है जी। तो ये हमने बात की मेटामेरिकली सेगमेंटेशन के हवाले से। फिर हम बच्चों अगर इसकी अब नेचर की बात करें तो आप ये कहते हैं कि भाई ये जो ऑर्गेनिज्म या ये जो एनिमल है, ये हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक। सवाल आता है सर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है, दोबारा बताता चलता हूँ। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये होता है कि इसके अंदर 3 जर्म लेयर हैं। पहली होती है एक्टोडर्म, दूसरी आ जाती है मीजोडर्म, तीसरी आ जाती है एंडोडर्म। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 जर्म लेयर आती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। आउटर एक्टो, मिडल मीज़ो एंड इनर एंडोडर्म। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बताया जाता है बच्चों, इसके बारे में कहा जाता है कि भाई बाई लैटरली सिमेट्रिकल। बाईलैटरली सिमेट्रिकल। व्हाट डू मीन बाय बाईलैटरली सिमेट्रिकल? बाईलैटरली सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स।
सही है। इसको आप 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करने का मतलब ये है कि आप इसको कहते हैं कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय एनी वन एक्सिस। किसी भी एक एक्सिस से इसको आप 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात पता है कि आप इसको किसी भी 2 इक्वल हाफ्स में बड़े आराम से डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सिंपली होता ये है कि आपने ये तो कह दिया कि भाई ये हमारे पास, जैसे कि अर्थवर्म, अगर आप अर्थवर्म को देखें, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है अर्थवर्म का। ये देखिए, दिस इज़ द अर्थवर्म, और इस अर्थवर्म को यहाँ से किसी भी 2 इक्वल एक्सिस में कट करके 2 इक्वल हाफ्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड बाईलैटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई कि इट इज़ कॉल्ड बाईलैटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, 2 इक्वल हाफ्स में ये डिवाइड हो गई। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? इसके बारे में और पॉइंट कहा जाता है कि सीलोमेट। व्हाट डू यू मीन बाय सीलोमेट? सीलोमेट का मतलब होता है दे हैव सीलोमिक कैविटी। सही, या आप इसको कहा जाता है दे हैव ट्रू बॉडी कैविटी। इनके पास जो है वो ट्रू बॉडी कैविटी मौजूद होती है, इसीलिए हम इनको कहते हैं कि दे हैव ट्रू सीलोमिक कैविटी। सही है। अच्छा, अगर मैं ये सब बताने के बाद इसके हैबिटेट की बात करूं, अगर बच्चों मैं इसके हैबिटेट की बात करता हूं, तो हैबिटेट की बात करते वक्त बताया जाता है कि फाउंड एवरीवेयर। ठीक है, फाउंड एवरीवेयर, ज़्यादातर हर जगह मौजूद होता है। किस हिसाब से मैं कह रहा हूँ हर जगह? लाइक इन, लाइक के हिसाब से एक्वेटिक भी होता है ये, और टेरेस्ट्रियल भी होता है। अब अगर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि कहाँ कहाँ मौजूद होता है, ये सॉइल के अंदर भी रह रहे होते हैं। सही है, burrowing इन सॉइल, और ज़्यादातर फ्री लिविंग होते हैं, घूमते फिरते नजर आते हैं। बट अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा कौन से होते हैं, यानी एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, तो बच्चों आप बताएंगे कि ये ज़्यादातर मोस्टली एक्वेटिक होता है। ठीक हो गया, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि मोस्टली दे आर एक्वेटिक। अच्छा जी, चले हमने इस चीज़ को बात कर दी। उसके बाद तो इसके स्ट्रक्चरल फंक्शन की बात करते हैं, स्ट्रक्चरल फीचर्स की बात करते हैं। ठीक, अब ये बताया जाता है कि बेसिकली इसकी बॉडी किस तरीके की होती है, क्या क्या चीज़ें बॉडी के अंदर होती हैं। ठीक, इसको पहले आपने ये चीज़ें डिस्कस करनी है कि इसकी बॉडी किस तरीके से होती है। तो बच्चों एक बात याद रखिएगा कि अगर मैं इनकी बॉडी की बात करूं तो कहा जाता है एलोंगेटेड बॉडी मोस्टली। ठीक है, और कवर्ड होती है किससे? एक
एपिडर्मिस से। ये किस चीज़ से कवर्ड होती है बच्चों? एक एपिडर्मिस एक एक्सटर्नल कवरिंग, जहाँ पे कहा कवर्ड बाय एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है बच्चों? एपिडर्मिस एक एक्सटर्नल ऊपर एक कवरिंग मौजूद होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बच्चों बात बताई जाती है? यहाँ पर एक और कवरिंग मौजूद होती है एपिडर्मिस के ऊपर, दैट इज कॉल्ड द क्यूटिकल। इसको आप नाम देते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल एक कवरिंग होती है, सही है ना, जिससे ये सराउंड होती है, ठीक। उसके बाद अनजॉइंटेड अपेंडेजेस मौजूद होते हैं, अगर मौजूद होते हैं तो अनजॉइंटेड अपेंडेजेस। अनजॉइंटेड अपेंडेजेस का मतलब अपेंडेजेस होते हैं जो कि जॉइंटेड लेग्स, लेकिन या यूँ समझिए लेग्स जिसे आप कहते हैं अपेंडेजेस। तो आप ये बात याद रखिएगा बच्चों कि इसके जो लेग्स होते हैं ना वो जॉइंटेड नहीं होते, वो एक जगह से यूनाइट नहीं होते, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि दे हैव अनजॉइंटेड अपेंडेजेस। इसके पास कोई जॉइंट्स मौजूद नहीं होता। अच्छा, इनकी लोकोमोटरी ऑर्गन के बारे में बात करें, यहाँ पर चलें बात कर लेते हैं कि भाई लोकोमोटरी ऑर्गन, ये जो लोकोमोटरी ऑर्गन है बच्चों, ये एवरी सेगमेंट में मौजूद है। लोकोमोटरी ऑर्गन हर सेगमेंट में मौजूद है। जब ये लोकोमोटरी ऑर्गन हर सेगमेंट में मौजूद हैं तो उस लोकोमोटरी ऑर्गन का नाम क्या है बच्चों? उसे कहते हैं सीटा, और क्या होते हैं बच्चों? चीटा, जो भी कहते हैं, ग्रीक वर्ड है वैसे, सीटा हम कहते हैं। और सीटा इस तरीके से होता है कि भाई सिंपल समझ लें कि फुट होते हैं छोटे छोटे से हर सेगमेंट में, और उनके पास एक्सटेंशंस होती हैं, इनकी थोड़ी थोड़ी एक्सटेंशंस होती हैं, निकली होती हैं बाहर। उसको आप नाम देते हैं बच्चों पैरापोडिया। तो कहा जाता है कि कुछ सीटा के साथ पैरापोडिया होती हैं और कुछ सीटा के साथ पैरापोडिया नहीं होती। सॉरी बच्चों। तो पैरापोडिया कुछ के साथ होती हैं और कुछ के साथ पैरापोडिया नहीं होती, तो उसको कहते हैं विद और विदाउट पैरापोडिया। क्लियर? तो क्या कहा गया बच्चों? विद और विदाउट पैरापोडिया। अच्छा, यहाँ पे बताया जाता है कि ना बेसिकली अगर मैं अब थोड़ा सा स्केलेटन की बात करूँ तो यहाँ देखिएगा कि अगर मैं इनके स्केलेटन की बात, तो स्केलेटन की बात करते वक्त बताया बहुत सिंपल एक बात जाती है कि स्केलेटन में अर्थवर्म के पास हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होगा। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का मतलब क्या था कि इनके अंदर भरा हुआ होता है वाटर, ठीक है। चलिए मैं इसको अलग से इधर बढ़ाता हूँ, जगह भी कम है, इसको पहले लिखिए आप लोग, फिर आगे बढ़ाते। बच्चों बुक से जितना ज़्यादा आप लोग रीड करोगे ना उतना आपके लिए अच्छा होगा। बुक को बस अपना जो है वो एक इंडिकेटर बना लो इस चैप्टर के लिए, क्योंकि चैप्टर भाई थोड़ा सा मुश्किल होता है पढ़ना, ऑनेस्ट की सारी चीज़ों को रिटेन करना।
देखो भाई बच्चों, यहाँ पे क्या है, मैं बात कर रहा था स्केलेटन की। तो बच्चों जब भी कभी मैं इसके स्केलेटन की बात करता हूँ तो इसका स्केलेटन किस तरह का होता है इसको एक दफ़ा देख। जब भी कभी हमने स्केलेटन की बात की बताया जाता है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। What do you mean by हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का मतलब ये होता है, समझें कि ये हमारे पास एक अर्थ पाउंड मिसाल है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने फ्लूइड भरा हुआ है। अच्छा, इनके पास मौजूद होते हैं कुछ मसल्स। तो मसल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है सर्कुलर और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। एक सर्कुलर मसल्स होता है और एक लॉन्गिट्यूडनल। सर्कुलर मसल करते क्या हैं? सर्कुलर मसल कंप्रेस करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स इलोंगेट करते हैं। सर्कुलर मसल क्या कर रहे हैं बच्चों? कंप्रेस, और लॉन्गिट्यूडनल मसल इलोंगेट। तो आप इसको सिर्फ एक दफ़ा समझिए, और ये होता है कि यहाँ पर अगर सर्कुलर मसल्स मौजूद है, मिसाल है इस तरह की, तो ये मसल करता है क्या है, ये मसल यहाँ से कंप्रेस करेगा। जब कंप्रेस करेगा तो क्या पता है इस ऑर्गेनिज्म को आगे की तरफ मूव करना हो, ठीक है ना। तो जिस जब इसे आगे की तरफ मूव करना होगा तो ये पीछे कंप्रेस होगा, और यहाँ कुछ मसल्स मौजूद होते हैं लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है इलोंगेटेड करवाना, इलोंगेट लंबा करवाना। तो एक हो गया सर्कुलर मसल, एक हो गया लॉन्गिट्यूडनल मसल जो लंबा खींच रहा है। तो हमने इसकी बात कर ली, ठीक है। तो पीछे से अगर कोई चीज़ कंप्रेस होती है तो उसको आगे तक ले जाने वाला हमारे पास इलोंगेटेड मसल्स होता है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होता है, जिसको खींच के आगे लेके जा रहा होता है। ये हमारे पास क्या कहलाया जाता है बच्चों? ये इसकी मूवमेंट होती है, यानी इसकी कॉन्ट्रैक्टाइल मूवमेंट होती है। अच्छा, यहाँ पे बताया जाता है, यहाँ पे होता ये है कि भाई इनके पास कुछ ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं, यानी कहते हैं कि ब्लड वेसल्स एंड नर्व आर या रन्स थ्रू आउट द elongated body। ठीक है, थ्रू आउट द इलोंगेटेड बॉडी जो है वो रन कर रही है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे क्या बताया जाता है बच्चों, एक बात सुनिएगा कि इनके पास सीलों में कैविटी होती है। तो आप लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि जो भी सीलों में कैविटी होती है, दैट सीलोमिक कैविटी इज़ लाइंड बाय मीजोडर्मल सेल। अगर आपको याद है तो इनके पास सीलोमिक कैविटी होती है ना, आपको पता है कि सीलोमिक कैविटी इज लाइंड बाय मीजोडर्मल सेल।
मीजोडर्मल सेल, यानी मीजोडर्मल सेल यानी मीजोडर्म से सराउंड हुई होती है। ठीक है जी, ये हमने बात की किसकी, ये हमने इसकी ओवरऑल बात कर ली कि मीजोडर्मल सेल यानी मीजोडर्म्स, आपको पता है ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, मीजोडर्म से सराउंड होता है। अच्छा, इसके अंदर ये बात बताई जाती है बच्चों कि सॉरी, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है कि माउथ एंड एनस आर ऑफ अपोजिट साइड। दैट इज कॉल्ड माउथ एंड एनस, यानी एंट्री और एग्जिट अपोजिट जगह पे होता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। सही है। अच्छा, उसके बाद क्या बताया जाता है, कहा जाता है कि रेस्पिरेशन occur through general body surface by simple diffusion। जनरल बॉडी सरफेस के ज़रिए होता है बाय द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। अब सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए बच्चों ये पूरा मामला चलते हैं, यानी आपको पता है कि इनकी जो स्किन होती है ना, अर्थवर्म की अगर आप स्किन की बात करें तो बच्चों इसकी जो स्किन होती है वो स्किन हमारे पास मॉइस्ट होती है, गीली, जिसकी वजह से, इसके वेट होने की वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन ईजीली अकर। गैसीय एक्सचेंज बड़े ही आराम से होती है, तो इसकी कोई मसले की बात ही नहीं। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों फिर क्या होता है कि अगर मैं इसकी एक और जनरल बात करूं, फिर अगर आप लोग सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम, बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कहा जाता है इसका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप है। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है कि जो ब्लड होता है ना, वो ब्लड वेजल्स के अंदर रन कर रहा होता है। तो यहाँ आपने कह दिया कि ब्लड रन्स इन ब्लड वेजल। ब्लड जो है बच्चों वो ब्लड वेजल के अंदर रन कर, और जब ब्लड वेजल्स के अंदर रन करता है, दैट इज सिंपली कॉल्ड द सर्कुलेटरी क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। अच्छा, ब्लड जो होता है बच्चों रेड कलर का होता है। ब्लड रेड कलर का होता है। तो रेड कलर का मतलब है कि कंटेन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कंटेन करता है अपने अंदर, इसीलिए सारा मैकेनिज्म। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको समझाता चल रहा हूँ, इसको एक दफ़ा समझिएगा बच्चों। वो दरअसल ये है कि ये आपको पता चल गया कि ब्लड जो है वो ब्लड वेजल्स के अंदर रन कर रहा है हीमोग्लोबिन। अच्छा, ब्लड वेजल्स के अंदर रन कर रहा है का मतलब है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्या सर ब्लड वेजल कुछ ऐसी भी चीज़ होती है जिसमें ब्लड वेजल में रन नहीं करता? तो जी बच्चों, बिल्कुल एक ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है, जिसमें जो ब्लड वेसल होता है वो ओपन बॉडी कैविटीज़ के अंदर रन कर रहा होता है, ओपन बॉडी साइनसेस के अंदर रन कर रहा होता है। साइनसेस बेसिकली कैविटीज़ होती हैं जो बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं, ओपनिंग साइनस जो जैसे आप कहते हैं।
तो जो ब्लड होता है वो अक्सर ऐसा होता है कि वो ओवरऑल सराउंडिंग के अंदर रन कर रहा होता है, वो ब्लड वेसल्स के अंदर रन नहीं कर रहा होता, ये चक्कर ऐसा है। अच्छा, अब ये तो आपने चले बात कर ली कि किसकी के जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर रन कर रहा है, इसलिए हम इसको क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहना है, सही है। अच्छा, एक्सक्रीशन की अगर आप यहाँ पर बात करें, सही, तो एक्सक्रीशन या नर्वस सिस्टम की अगर आप बात करें तो चले पहले नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि नर्वस सिस्टम, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि कैसा होगा नर्वस सिस्टम बच्चों? डेवलप होता है, डेवलप्ड होता है नर्वस सिस्टम। अब अगर नर्वस सिस्टम डेवलप्ड है तो डेवलप होने का मतलब ये है कि इसके पास ब्रेन मौजूद है और क्या मौजूद होगा? स्पाइनल कॉर्ड। तो बिल्कुल सही है भाई, इसके पास मौजूद होता है ब्रेन और मौजूद होता है लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड। अच्छा, एक चीज़ ज़रा सुनिएगा, वो क्या है? वो है ये कि जब भी कभी मैं ये बात करता हूँ, एक जनरल टर्म की बात करूँ, वो टर्म क्या है? टर्म ये है, मैं एक जनरल एस्पेक्ट आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, मेरा बच्चा ज़रा सुनिएगा। नर्व कॉर्ड क्या है? व्हाट डू यू मीन है नर्व कॉर्ड? देखिए, जब भी कभी हमारे पास ब्रेन डेवलप हो रहा होता है या हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड डेवलप हो रही होती है तो उसके अंदर हमारे पास नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड होता है। नोटोकॉर्ड आपका वर्टिब्रल कॉलम बनाता है। अब वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड का रिलेशनशिप क्या है? हमारे अंदर की बात अगर मैं बताता चलूँ तो बच्चों ये समझिएगा ज़रा, ये है वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी जिसे आप कहते हैं, इसके अंदर रखा हुआ है बच्चों हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। तो अंदर रेड वाला हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और ये जो हिस्सा है बच्चों, क्या नाम है ये, दैट इज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम बाहर वाला हिस्सा है, उसके अंदर रखा हुआ है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। उसके अंदर क्या रखा है? उसके अंदर बच्चों स्पाइनल कॉर्ड रखा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये होता है कि इस स्पाइनल कॉर्ड से नर्व रिलीज आउट होती हैं जो डिफरेंट एरिया पे जा रही होती हैं और बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रही होती हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। अब इस हवाले से जो पॉइंट सामने आता है वो क्या है? वो दरअसल ये है कि भाई ये हमने बात कर ली नोटोकॉर्ड की, नर्व कॉर्ड की, इन तमाम फिनोमिना। एक चीज़ मैं आपको और समझा रहा हूँ बच्चों, ये आपने बात की लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड, तो नर्व कॉर्ड पहले बनती है फिर बनती है स्पाइनल कॉर्ड, नोटोकॉर्ड पहले बनती है फिर बनती है वर्टिब्रल कॉलम। तो बेसिकली नोटोकॉर्ड इज अ प्रीवियस या अनमॉडिफाइड या प्रीमेच्योर नेम ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, नोटोकॉर्ड, और नर्व कॉर्ड इज द प्रीमेच्योर नेम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो बच्चों ये तमाम चीज़ें हमारे पास आती हैं। तो हमने इसकी बात कर ली कि भाई ब्रेन और लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इसको डिस्कस करने के बाद अब क्या हमारे पास पॉइंट आता है, अब क्या चीज़ें हमारे पास आती हैं, उसको एक दफ़ा देख लेते हैं। जैसे ही हमने इन तमाम ब्रेन की, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड की और इस सारी चीज़ों की बात कर ली, तो ये बात करने के बाद अब क्या होता है, अब आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम पता होना चाहिए बच्चों। अगर बात की जाए एक्सक्रीटरी सिस्टम की, ठीक है ना, अगर आप बात कर रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो बच्चों एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका किस तरीके से होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम के हवाले से जब आप बात करते हैं तो बताया जाता है कि इसके पास मौजूद होता है नेफ्रीडिया। क्या मौजूद होता है? नेफ्रीडिया मौजूद होता है। तो नेफ्रीडिया बेसिकली एक्सक्रीशन में हेल्प करवाता है, ठीक है।
उसके बाद फिर ये बताया जाता है कि जब आपने इस एक्स नेफ्रीडिया की टोटल इसकी बात कर ली, एक चीज़ और है, वो क्या है, वो होती है इसके सेक्सेस। सेक्सेस या तो सेपरेट होते हैं बच्चों, या तो सेक्सेस जो होते हैं वो यूनाइटेड होते हैं। या तो इसके सेक्सेस कैसे होंगे, सेपरेट, या तो सेक्सेस कैसे होंगे, यूनाइटेड, फ्यूज। सही। तो ये हमारे पास इसकी बात आ गई कि सेक्सेस सेपरेट है और यूनाइटेड है। अब क्या बात आ रही है, अब और समझिएगा ज़रा। अब होता ये है कि एक चीज़ और है बड़ी इंपॉर्टेंट, उसको ज़रा समझिए सारे, कि हम इनके लार्वा की बात करते हैं। तो बच्चों इनका जो लार्वा होता है ना, इनके लार्वा का नाम होता है ट्रोकोफोर लार्वा। इनके लार्वा का क्या नाम दिया जाता है बच्चों, इनके लार्वा को नाम दिया जाता है ट्रोकोफोर लार्वा। सही है। अच्छा, बल्कि ट्रोको में एच आता है, CHO, दैट इज कॉल्ड द ट्रोकोफोर लार्वा। यहाँ तक बात सबके समझ में आ रही है, ये हमने बात की इसकी। अच्छा, अब मिटाता हूँ, आगे की बातें करते हैं बच्चों। तो ये हमने इसकी जनरल फीचर्स की बात कर ली कि भाई दिस इज़ द जनरल फीचर ऑफ फाइलम एनेलिड्स। ट्रोकोफोर सिर्फ नाम दिया लार्वा का, याद रखिएगा भाई, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, ये तो चलें आपने इसकी बात की। अब बच्चों उसके बाद जो हमारे पास बात आ रही है वो क्या है, वो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम एनेलिड्स। अगर आप क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासेस की बात करते हैं इनकी आप, तो इनकी क्लासेस में हमारे पास 3 क्लासेस आती हैं। पहली होती है दैट इज कॉल्ड पॉलीचीटा, दूसरी होती है दैट इज कॉल्ड ओलिगोचीटा, तीसरी होती है दैट इज कॉल्ड हेरोडीनिया। ठीक है, हेरोडेना जो भी कहते हैं। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन आ गई। अब एक एक करके बच्चों इनको आप डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ पॉलीचीटा, व्हाट इज़ ओलिगोचीटा, व्हाट इज़ हेरोडीना। तो ज़रा सुनिएगा, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलीचीटा। ठीक है, तो पॉली का मतलब क्या होता है बच्चों, पॉली का मतलब होता है मैनी, चीटा का मतलब होता है बच्चों लेग्स, लेग्स कह लो या कह दो सीटा। मैनी सीटा आर कॉल्ड पॉलीचीटा। ठीक है, इसके अंदर एग्जाम्पल आती है, फिर वही मैंने आपको कहा एग्जाम्पल आपको पता चाहिए। इसकी एग्जाम्पल आती है बच्चों, जिसको आप नाम देते हैं कार्नवॉर्म, कहीं कहीं से पीकॉक वर्म भी कहा जाता है, लेकिन कार्नवॉर्म इज़ अ गुड वर्ड। बेसिकली पीकॉक वर्म, सबेला, दूसरा आता है एक और दैट इज़ कॉल्ड सबेला, दैट इज़ कॉल्ड पीकॉक वर्म। ये 2 एग्जाम्पल आती, बुक में बड़ी अच्छी सी इसकी पिक्चर दी गई है, आप देख लीजिएगा, आपकी बुक खोलेंगे तो उसमें सब मिल जाएगा आपको। अच्छा, इनमें क्या बताया जाता है, यहाँ पे बताया जाता है
ये बेसिक अगर आप इनकी एक्टिविटी की बात करें तो बच्चों ये हमारे पास कहा जाता है कार्निवोरस एक्टिविटी मौजूद है इनकी, या ये फिल्टर फीडर्स होते हैं कार्निवोरस, या ये होता है फिल्टर फीडर। ठीक है, या तो ये कार्निवोरस है या तो क्या होते हैं बच्चों ये फिल्टर फीडर के तौर पर भी काम करते हैं। सही है, फ्री लिविंग होते हैं, आराम से मूव कर सकते हैं भाई। ये बात आ गई कि भाई ये फ्री लिविंग है, ज़्यादातर स्विमर्स होते हैं। ठीक है, फ्री लिविंग है, या वैसे कहते हैं कि भाई ये स्विमर है, मूव करते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद कहते हैं कि सेक्सेस सेपरेट होते हैं, सेक्सेस आर यूजुअली सेपरेटेड। सेक्सेस कैसे होते हैं बच्चों? सेपरेट होते हैं, एक जैसे नहीं होते, इनको आप कहते हैं कि भाई सेक्सेस यूजुअली सेपरेट होते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास हमने बात की। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, एक बात मैं आपको बता चलो, इसकी ना पिक्चर या बॉटनी ज़ूलॉजी के अगर जो इंटर वाले बच्चे होते हैं उनको ज़ूलॉजी में ना ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं। ठीक, नहीं देखेंगे तो देख लेंगे। ठीक, अच्छा उसके बाद आ गया क्या, पहला आपने पॉलीचीटा, फिर आता है ओलिगोचीटा, ओलिगोचीटा। ओलिगोचीटा के बारे में क्या कहा जाता है? इसके बारे में कहा जाता है कि भाई आ गया आर्ट फॉर्म। तो अब आप लोग बड़े आराम से यहाँ पर अर्थ फॉर्म को के बारे में सारे करैक्टर अब तो खुद ही लिख सकते हैं ना, इतना तो अब पढ़ा दिया मैंने आपको। अर्थ फॉर्म चलो फिर बता दें, अर्थ फॉर्म क्या होती है? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है। और क्या होता है भाई अर्थ फॉर्म के अंदर? ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, और चीटा कहते हैं सीटा को, तो फ्यू सीटा। सही है, और बता दीजिए और क्या होता है बच्चों? दीज आर हेट्रोफ्रोडाइट। ठीक है, तो हेट्रोफ्रोडाइट मतलब सेक्सेस सेपरेट होते हैं, हेट्रोफ्रोडाइट, सेक्सेस आर सेपरेट। और अर्थवर्म का बेसिकली नेम पता है क्या होता है? फेरिटीमा फॉस्ट्यूमा, फेरेटिमा फॉस्ट्यूमा, दैट इज ओलिगोसैकेराइड। सही, और आखिरी आता है क्लास हेरोडीनिया, क्लास हेरोडीनिया। तो जब भी कभी आप क्लास हेरोडीनिया की बात करते हैं तो यहाँ पे सेक्सेस, सॉरी यूँ समझ लें कि विदाउट पैरापोडिया, कोई पैरापोडिया इनके पास मौजूद नहीं होता। अच्छा, फिर क्या कहा जाता है? फिर ये बोला जाता है कि ये ज़्यादातर पैरासाइटिक एक्टिविटी करते हैं। डस पैरासाइटिक एक्टिविटी, पैरासाइटिक एक्टिविटी करते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? ये इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है बच्चों लीचेस। अब तो आपको याद आ गया होगा ना, लीचेस सक द ब्लड, ब्लड को सक करते हैं। ये हमारे पास सारे क्या आ गए बच्चों? ये हमने लीचेस की बात कर ली कि लीचेस जो होती हैं ये होती हैं, इनके पास मौजूद होता है। लीच के पास याद रखिएगा बच्चों एंजाइम मौजूद होता है।
उस एंजाइम का नाम होता है हेरोडिन या हेरोडिनेज। ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग, क्लॉट बनाने से रोकता है। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट कर रहा होगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास बात आ गई। उसके बाद क्या होता है, इसमें बताया जाता है कि जनरल अगर आप और थीम्स की बात करें, इसमें सबसे कॉमन जो लीच होती है ना बच्चों, वो इंडियन लीच होती है। ठीक है, तो ये आपके पास सारा पूरा का पूरा एक फाइलम आ गया। अब बात ये होती है कि लीच जो है वो ब्लड को सक करती है। तो पुराने ज़माने में पता है क्या, किस तरीके से इसको किया जाता था? पुराने ज़माने में होता ये था कि ना, अगर कोई दाना या पस वाली जगह कोई होती थी तो करते ये थे कि ये लीच को ना उस जगह पे लगा दिया जाता था। जब वो लीच उस जगह पे होती तो वो वहाँ से सारा पस को सक कर लिया करती थी। और पस सक करने के बाद यहाँ पे होता क्या था, बेसिक वो सारा जब पस सक हो जाता था तो फिर वो एंटीबायोटिक दे देते थे। तो इससे होता था जितने भी जर्म्स पार्टिकल थे वो उस जगह से सक हो जाया करते थे। तो बच्चों ये तमाम चीज़ें हमने आज की क्लास में डिस्कस कर ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट फाइलम मोलस्का के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। बात यह है कि इसको अब आप लोग पढ़िएगा, इसमें कोई सवाल हो तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।